हवाई जहाज में आकर के बॉम्बार्डिंग करके गया है क्या? कि हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा, पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भारत के डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं। ये संसदीय प्रतिनिधि मंडल है जिसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं और कुछ पूर्व डिप्लोमेट हैं, राजनयिक हैं, जो दुनिया के 33 मुल्कों में जाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताएंगे, भारत का पक्ष रखेंगे कि कैसे भारत की सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। क्या ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत इस तरह का डेलीगेशन भेजना एक सही रणनीति है? दुनिया के जो विकसित देश हैं, जब वो आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाइयां करते हैं, जब वो राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या तब भी वो इस तरह का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग मुल्कों में भेजते हैं? दुनिया के शक्तिशाली मुल्क किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं और जो कमजोर मुल्क होते हैं वो क्या करते हैं, यही समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया का कोई मुल्क खड़ा क्यों नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज बिल्टअप की गई थी अरबों खरबों रुपए खर्च करके, क्या वो गुब्बारा फूट गया है? ग्लोबल लीडर मेड बाय इंडियन मीडिया, मेड बाय प्रोपेगेंडा। क्या वाकई नरेंद्र मोदी विश्व के नेता हैं? क्या वैश्विक नेताओं में उनकी वैसी ही धाक है जैसे जो बाइडेन की थी, जैसे ट्रंप की है, फ्रांस के नेताओं की है, ब्रिटेन की है, चाइना की है? आइए समझते हैं और विस्तार से गहराई तक जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी के भक्त हैं, चाहे कांग्रेस खेमे के भक्त हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी खेमे के भक्त हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ना देखिए। आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अगर भक्ति का चश्मा उतार के देखना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है, और उसके उपरांत जो आप प्रतिक्रियाएं देंगे उसके मैं पढ़ूंगा, उसका उत्तर देने का भी प्रयत्न करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो क्या करते हैं जब वो ऐसे काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन करते हैं, तो उसके उपरांत वो किस तरह से मैसेज देने का प्रयास करते हैं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है और इस पर मैं थोड़ा सा काम किया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कहां से शुरू करें? 2003 से शुरुआत करते हैं। 2003 में जब इराक के विरुद्ध अमेरिका ने अपने सैन्य पार्टनर्स के साथ हमला किया, वहां पर सैन्य कार्रवाई की, उसके उपरांत अमेरिका ने कभी कोई डेलीगेशन नहीं भेजा। अमेरिका ने किसी देश में कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। उन्होंने कार्रवाई की, सीना ठोक के की और मस्त रहे, किसी ने कोई सवाल भी नहीं उठाया। और 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने जो कार्रवाई पाकिस्तान में की, जो अफगानिस्तान में पहले से कर रहा था, उसको और तेज करके कार्रवाई, अमेरिका ने कोई डेलीगेशन कहीं नहीं भेजा। 2013 में अफ्रीकी मुल्क माली में फ्रांस ने बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया, वहां पर जबरदस्त मिलिट्री एक्शन किया और फ्रांस ने कोई डेलीगेशन नहीं भेजा। 2014 में ब्रिटेन ने ऑपरेशन शेडर चलाया सीरिया में, जबरदस्त मिलिट्री एक्शन किया वहां पे और कोई डेलीगेशन कहीं नहीं भेजा। इजराइल सबसे रिसेंट एग्जांपल है। इजराइल 7 अक्टूबर की जो वाकया हुआ था, उस घटना के बाद से इजराइल ने पूरा फलस्तीन को तबाह कर दिया है, बंजर में बदल दिया है, धुआं धुआं कर दिया है। वहां पर रेत है, अब से धूल उड़ती है, और आज भी लगातार इजराइल वहां पर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल ने कभी कहीं कोई डेलीगेशन नहीं भेजा। बस एक लाइन की बात इजराइल की पीएम ने कही, राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार। मुस्लिम देशों को छोड़ दें, दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने इजराइल की इस कार्रवाई का समर्थन किया। बाइडेन खुद इजराइल गए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इजराइल गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल गए, जर्मन के चांसलर ओलाफ स्टाइन थे, वो गए इजराइल। ये इजराइल ने किया। और हमने क्या किया? हम डेलीगेशन भेज रहे हैं। ये देश बेसिकली करते क्या हैं? जो इनके डिप्लोमेट्स होते हैं,
अलग अलग देशों में जो इनके राजनयिक होते हैं, ये उसके जरिए और जो इनके मिलिट्री पार्टनर्स होते हैं इन देशों के, उसके जरिए अपना मैसेज भिजवा देते हैं। और यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूएनएससी, इन सब जगहों पर सिर्फ इनके डिप्लोमेट्स जाते हैं, वहां पर ये अपनी बात रखते हैं और बात खत्म कर देते हैं। ऐसा करने में ना तो इन्हें कोई विशेष सामर्थ्य लगाना पड़ता है, ना किसी प्रकार का कोई खर्च करना पड़ता है। जो ऑनगोइंग खर्चे होते हैं उसी में इनका काम हो जाता है। बदले में भारत ने क्या किया? भारत ने 59, जो जानकारी उपलब्ध है, 59 लोगों का एक डेलीगेशन बनाया है। 7 टीमें हैं इसमें, ये अलग अलग मुल्कों में जा रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, EU और गल्फ के देश, अफ्रीका, ब्राजील, इस तरह के मुल्कों में विजिट कर रहे हैं। ऐसा करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, समझ रहे हैं। मैंने AI से पूछा, एक मोटा मोटी अनुमान पूछा मैंने उससे, कितना खर्च हो सकता है ऐसा करने में। कोई सटीक आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की पारदर्शिता इतनी जग जाहिर है कि इसका खर्चे के बारे में बताएंगे भी नहीं कितना खर्चा किए। तो AI ने मुझे बताया करीब करीब 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं इस तरह के दौरे करने में। तब बताइए, 20 करोड़ रुपए खर्च करके सांसदों को भेजना ज्यादा उचित था, या फिर जो हमारे राजनयिक हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे मिशन हैं इन देशों में, वहां से डिप्लोमेटिक रूट से अपनी बात कन्वे कर दी जाती है, बेहतर था। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र कभी भी ऐसे ऑपरेशन करने के बाद कहीं कोई डेलीगेशन नहीं भेजता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जो किया है वो सही है, ये हमारे आत्मरक्षा के अधिकार के तहत आता है। कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई एक मुल्क खुले तौर पर भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री जी दुनिया के पता नहीं कितने देशों का दौरा कर चुके हैं और हर जगह जाके मेगा इवेंट्स करते हैं। पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। आपको याद है एक बार 2023 की बात है, ये भारतीय मीडिया ने खूब खबर चलाई कि बाइडेन ने मोदी जी से कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं, आप बहुत पॉपुलर हैं। अब बताइए भला। फिर उसी जगह ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बनीजी साहब थे, उन्होंने कहा अरे सर आप तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत पॉपुलर हैं, आप तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं ना, दिखाइएगा, हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह की जो ग्लोबल इमेज एक गढ़ी गई थी मोदी जी की, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, ये सब धरी की धरी रह गई। ये सब बेकार की बातें हैं, सिर्फ भारत की बेवकूफ जनता को और बेवकूफ बनाने जैसा है बस। दुनिया के देशों पर, वैश्विक मंचों पर इसका कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी एक बड़ा मुल्क आपके साथ नहीं आया। किसी ने खुलकर यह बात नहीं कही कि भारत को राइट टू सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। इसी तरह का हमला इजराइल पर हुआ, इजराइल के साथ दुनिया खड़ी हो गई, पश्चिम के सारे मुल्क खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ किसी एक देश ने यह नहीं कहा कि हाँ आप आत्मरक्षा के अधिकार के तहत अपने शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 4 मुल्कों का एक संगठन है। क्वाड तक ने भारत का साथ नहीं दिया, सब सन्नाटा, सब चुप्पी साधे रहे। किसी ने अगर एक बार बोला तो होता यार भारत में जो हमला हुआ मानवता के विरुद्ध अपराध है और भारत को पूरे अधिकार हैं इन आतंकवादियों को, उनके अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। ब्रिक्स, भारत, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, किसी एक मुल्क ने एक शब्द नहीं कहा। और सबसे अधिक हैरानी वाली बात यह है कि रूस, जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रहा है, ऐतिहासिक साझेदार रहा है, रूस ने इस पूरे घटना पर चुप्पी साधे रखी। ये हमारी सबसे बड़े डिप्लोमेटिक फेल्योर है। तो और क्या है, आज जब भारत की आवश्यकता थी, आज जब भारत के पास एक मौका था आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने का, तब रूस हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। आखिर हमने अमेरिका के पीछे जितने सामर्थ्य खर्च किए, अमेरिका के लिए जितने रेड कारपेट बिछाए, क्या उसका आधा भी हमने रूस के लिए किया? आखिर रूस क्यों हमारे साथ नहीं दे पाया? कम से कम रूस इतना तो कर सकता था ना कि चाइना को न्यूट्रल रखता। चाइना जो डिफेंस प्रोवाइड करवाया, चाइना जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा था, जो इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा था पाकिस्तान को, ये तो रोक सकता था ना। लेकिन हमारी डिप्लोमेसी, हमारी रणनीति ऐसी रही, रूस जो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी था, वो भी एक शब्द नहीं बोला। और आप इसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं, विश्व नेता हैं, विश्व गुरु हैं। क्या वैश्विक नेता ऐसे होते हैं? कल को अमेरिका किसी मुल्क पर हमला कर दे तो पूरा विश्व उसके साथ खड़ा हो जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अवैध हमला किया,
पूरी दुनिया खड़ी रहे उसके साथ में। लेकिन आपने तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, तब भी आपके साथ कोई एक मुल्क खड़ा नहीं हुआ, क्यों? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बड़ी फेंका फेंकी वाली बातें करते थे, कहते थे कि अब पाकिस्तान आके मार जाता है और हम अमेरिका अमेरिका चिल्लाते हैं, उससे सहायता मांगते हैं। आतंकवादी जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब देना चाहिए। तो अब आपने ये क्यों नहीं किया? एंड टाइम पर फ्यूज कंडक्टर क्यों निकाल दिया? मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दुनिया के सभी बड़े मुल्कों ने मिडिल ईस्ट में अपने सभी हथियारों का प्रयोग किया, टेस्ट फायर किया। अमेरिका ने किया, ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया, रूस ने किया। और हमारे पास जो हथियार थे इससे बेहतर अवसर कहां आता? आपने आकाश का इस्तेमाल किया, आपके पास पृथ्वी मिसाइल थी। आप ये सारे प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? आपके पास बेहतर अवसर था। और दुनिया में भारत के डिफेंस सेक्टर की जो धाक जमती, उसका फिर जो देश को लाभ होता, जो देश की वैश्विक स्तर पर एक इमेज बिल्टअप होती, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं सोचा। जब देश एकदम तैयार था, लड़ने के लिए तैयार था, भिड़ने के लिए तैयार था कि नहीं अब तो आर पार हो जाने दीजिए, तब आपने देश की मिसाइलों का फ्यूज कंडक्टर निकाल दिया। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो डिफेंस आइटम्स थे, जो डिफेंस प्रोडक्शंस थे, आप उन सभी का टेस्ट फायर क्यों नहीं कर सकते थे भाई? अवसर था ना आपके पास। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं, सीज फायर तो अंतिम सत्य है, सीज फायर होना ही चाहिए, शांति व्यवस्था होनी ही चाहिए। लेकिन इस तरह से, इतना अपमानजनक तरीके से अमेरिका कौन होता है हमारे सीज फायर करवाने वाला? सीज फायर तो हम खुद घोषित करते। अगर हमने निर्णायक रूप से पाकिस्तान पर प्रहार किया होता तो पाकिस्तान पीओके छोड़ के भाग गया होता। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, लेकिन हमारे नेतृत्व ने ऐन समय पर कदम पीछे खींच लिए। और अब आप हर जगह तस्वीर छपवा रहे हैं, हर जगह पोस्टर लगवाने से देश का आत्मसम्मान नहीं लौटेगा। और यदि ऐसा करने से देश की छवि अच्छी बन जाती है तो समझ लीजिए कि आत्मसम्मान बहुत सस्ता है।